नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रेवोल्यूशन अगेन में। मैं रविंद्र कुमार। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के बारे में कि कभी अफ़गानिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। हम महाभारत टाइम से अफ़गानिस्तान के बारे में सुनते आ रहे हैं। कभी काबुल कंधार भी भारत का हिस्सा हुआ करते थे। शकुनी वहाँ का शासक था। उसके बाद वहाँ कई राजा आए, पर वहाँ पे पूरे अफ़गानिस्तान पर कोई कब्जा नहीं कर पाया। इसी अफ़गान से कई सल्तनत बनी, जिन्होंने बाद में दूसरे देशों पे कब्जा किया। इसमें गजनबी, तैमूर, गोरी, मुगल, खिलजी और अब्दाली ने अपनी सल्तनत कायम की। अब्दाली के दौर में यहाँ पर खुदाई हुई, जिसमें इंसानी खोपड़ी पाई गई, जिससे ये पता चला कि यहाँ पे 50,000 साल पहले भी यहाँ पे लोग रहा करते थे, जो कि पारसी थे। यहाँ पर अब आयरन के होने के सबूत भी मिले हैं। और सिकंदर भी अफ़गानिस्तान आया, पर कभी अफ़गानिस्तान जीत नहीं पाया। अफ़गानी कबाइलियों ने उसका जमकर विरोध किया, और जब भी अब सिकंदर ने बोला था अफ़गानिस्तान में आना आसान है पर जाना मुश्किल। सिकंदर के बाद यहाँ मौर्य वंश का राजा चंद्रगुप्त मौर्य का राज हुआ, जिसने हिंदू और बौद्ध धर्म कायम किया। मौर्य के बाद ये इलाका कुषाण सल्तनत में चला गया, शामिल हो गया। उस समय यहाँ बौद्ध धर्म का विस्तार जोरों से हुआ। 3वीं शताब्दी में कुषाण सल्तनत का आखिरी राजा, जिसका नाम वासुदेव था, वो भी मारा जा चुका था। उसके मरने के बाद वहाँ ईरानियों ने कब्जा किया, जो पर्सिया को ख़त्म करके ईरान बना था। 1750 तक अफ़गानिस्तान ईरान का हिस्सा रहा। ईरान ने 2 बड़े शहर बसाए, हरात और बल्ख, जो आज भी हैं। फिर वहाँ मुस्लिम दौर आया, जिनका विरोध पहाड़ी पठान कबीला कर रहा था, जिससे वो वहाँ ज़्यादा ना फैल सकें। गजनी ने वहाँ गजनी शहर से हुकूमत की। फिर गोरी ने वहाँ पर राज किया, जैसा कि ये आपस में करते हैं। पर गोरी के आते ही गोरी ने वहाँ पर बुद्ध धर्म को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। गोरी ने सन 1719 में चंगेज़ खान से युद्ध लड़ा, पर गोरी की हुकूमत गिर गई। चंगेज़ खान ने गोरी को हरा दिया, और जो शहर ईरान ने बसाए थे, बल्ख और हरात, उन्हें तबाह कर दिया। और फिर चंगेज़ खान के बाद वहाँ तैमूर ने हुकूमत की, और जिसने दिल्ली पर हमला किया था। और तैमूर ने अपने बड़े बेटे को काबुल में बिठा दिया, जिसका नाम पीर मोहम्मद मिर्ज़ा था। फिर बाबर का दौर आया, जो ईरान से काबुल आया और अफ़गान को जीत के हमारे भारत में भी लूटपाट की और दिल्ली में आ बैठा, और मुग़ल राज कायम हो गया भारत में। उसके बाद उस समय अफ़गान में खिलजी पश्तूनों की हुकूमत आई। 1738 में वहाँ नादिर शाह की हुकूमत आई। नादिर शाह ने शाह हुसैन को हरा दिया और कंधार जीत लिया, और कंधार का नाम बदल के उसने नादिराबाद कर दिया। जैसे इन्होंने भारत में भी कई शहर के नाम बदले हैं, और मंदिरों, महल, सब चीज़ों के तो नाम इन्होंने बदल ही दिए हैं। बचाई की क्या है। उस समय नादिर शाह की फ़ौज में एक सैनिक भर्ती हुआ, जिसका नाम अहमद खान था, जो आगे चल के अहमद शाह अब्दाली कहलाया, जिसने भारत में भी काफ़ी हमले किए थे। सन 1747 में ईरानियों ने नादिर शाह को कत्ल कर दिया, और फिर वहाँ पे अफ़गानियों ने अपना राजा अहमद शाह अब्दाली को चुना। ने दिल्ली में भी कुछ समय के लिए सत्ता हासिल की, पर पानीपत की लड़ाई में मराठाओं के साथ उसकी खूब लड़ाई हुई। उसके बाद उसका बेटा तैमूर शाह दुरानी बना, जिसके बेटे ने पंजाब में सिखों पर हमले किए। दुरानियों ने ही हमारे पवित्र स्थान गोल्डन टेम्पल को भी तबाह किया था, और बाद में सिखों ने पठान कबाइलों को बंदी बनाकर सरोवर की सफाई, मिट्टी उनसे निकलवाई थी। इन्होंने जैसे सोमनाथ, अयोध्या, मथुरा व अन्य 40,000 बड़े छोटे मंदिरों और मठों को तबाह किया। ऐसे ही इन्होंने पूरे भारत में किया। दुरानियों ने सिखों से काबुल का बड़ा हिस्सा छीन लिया, और सिखों को खैबर पख्तून के रास्ते भगा दिया। ये वही पश्तून हैं जिन्होंने कबाइली कहते हैं, जिन्होंने कश्मीर में भी हमला किया था, और वहाँ 1947 में और 1990 में कत्लेआम किया, जिसमें सभी धर्मों पे अत्याचार हुए, ख़ास तौर पे सिख और कश्मीरी पंडितों पर। उनकी बीवी बच्चों को मार कर उन्हें घर ज़मीन पर कब्जा कर लिया था, जैसे ये हमेशा करते हैं। जब दुरानियों ने स्वर्ण मंदिर पर हमला किया, तो द ग्रेट राजा रणजीत सिंह ने उन्हें हरा कर काबुल का बड़ा हिस्सा छीन लिया। फिर जब खैबर इलाके के जमरूद में सिख जनरल हरि सिंह नलवा जी की मृत्यु हुई, फिर उसके बाद द ग्रेट गेम शुरू हुआ, जिसका कारण रसिया और ब्रिटेन का बढ़ता प्रभाव अफ़गानिस्तान में था। 1939 से सन 1842 में ब्रिटेन और अफ़गानियों में युद्ध हुआ, जिसमें ब्रिटेन बुरी तरह हारा। 1878 और 1880 तक सेकेंड एंग्लो अफ़गान वार लड़ी गई, जिसके बाद आबिर अब्दुर रहमान सामने आया, जो आगे चल के अफ़गान का आयरन मैन कहलाया। उसी ने अफ़गान
फ़ौज दोबारा बनाई और सख्त रूल लागू किए। उसके बाद उसका बेटा 1901 में हबीबुल्लाह खान बना, जो कि इतिहास में ऐसा था कि अफ़गानिस्तान में पहला ऐसा राजा था जिसने कोई युद्ध नहीं लड़ा। 1919 में उसका तीसरा बेटा आया जिसने ब्रिटेन के संग वार लड़ी और उसे दौर में रावलपिंडी में ब्रिटेन और अफ़गान के बीच समझौता हुआ। इसीलिए 19 अगस्त को अफ़गान अपना आज़ादी दिवस मनाते हैं। ये अफ़गान लीडर ने कई देशों से संपर्क किया और उनके दौरे किए, जिसमें ईरान, इराक, तुर्की और सऊदी अरब मेन था। इसने तालिबे बनाए जिसे अब आप और हम मदरसे के नाम से जानते हैं। इसी समय वहाँ गृह युद्ध छिड़ा जिसका पूरा फ़ायदा हबीबुल्लाह कालाकानी ने उठाया, जिसे बाद में हराकर नादिर खान आया। उसके बाद उसका बेटा ज़ाहिर शाह गद्दी पर बैठा, जो कि शाह वंश का आखिरी राजा था। वो काफ़ी बीमार रहता था। जैसा कि इनके यहाँ पे हॉस्पिटल तो होते नहीं है, कभी ये हमेशा लड़ने के लिए तो रहते ही हैं। हाँ, तो कभी हॉस्पिटल तो काम कराया नहीं। तो जैसे कि आज ये विदेशों में जाते थे, पर उस टाइम में भी विदेशों में जाते थे। जैसे ही ज़ाहिर शाह अब इटली गया अपना इलाज कराने, तो उसका जो विदेश मंत्री था दाऊद खान, उसने उसकी सत्ता पूरी तरह उखाड़ दी और उसे आते ही बंदी बना लिया और वहाँ का अफ़गानिस्तान का राजा बन गया। ने अफ़गानिस्तान के लोगों से कहा कि मैं यहाँ पे डेमोक्रेसी लाऊंगा और संसद बनाऊंगा, जिससे वहाँ के लोग खुश हुए। पर 1970 में वहाँ पे संसद भी बनी और उसने अपनी पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना दिया, जिसका सब लोगों ने विरोध किया। उसने अपने आप को सीएम, पीएम, विदेश मंत्री वगैरह सब कुछ खुद, अब सारे पद अपने आप ले लिए। इसका बहुत विरोध हुआ और एक आंदोलन की शुरुआत हुई, जो हम शोर रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इस आंदोलन को नूर मोहम्मद तारिकी चला रहा था, जिसने दाऊद खान को हटा के बाद में पीएम बन गया और उसका पूरा सपोर्ट यूएसएसआर को था, जो आज का रसिया है। रसिया और नूर मोहम्मद तारिकी ने अफ़गान को मॉडर्नाइज़ करना चाहते थे, पर वो धीरे धीरे करना चाहते थे। और दूसरी तरफ अमेरिका ईरान को मॉडर्नाइज़ करना चाहता था, जो कि वेस्टर्न कल्चर पूरी तरह थोप रहा था उन पे। वो दारू पिलाना, लड़की को स्कर्ट्स पहनना, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें उनके लिए थोप रहा था, पर उन्हें अच्छा भी लग रहा था उन चीज़ों से। पर अफ़गानिस्तान में अमेरिका उल्टा कर रहा था। वहाँ के जो रसिया धीरे धीरे वहाँ का डेवलप कर रहा था, जो हॉस्पिटल और स्कूल वगैरह बना रहा था, उसका अमेरिका ने पूरा विरोध किया और वहाँ के जो स्टूडेंट थे उन्हें भड़का दिया कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, क्योंकि एक खास धर्म तो हमेशा ही खतरे में रहता है। अमेरिका ने एनआईए द्वारा नूर मोहम्मद तारिकी विदेश मंत्री को अपने में मिला लिया और अफ़गानिस्तान में विदेश मंत्री द्वारा मॉडर्नाइज बहुत तेज़ी से कर दिया, जो कि नूर मोहम्मद तारिकी धीरे धीरे करना चाहता था, जिसका वहाँ के लोगों ने खूब विरोध किया। फिर अमेरिका ने वहाँ के स्टूडेंट्स को पूरी तरह भड़का दिया, जिसमें सबसे ज़्यादा खूंखार स्टूडेंट उनका उमर था, जो आगे चल के मुल्ला उमर कहलाया, आगे चल के तालिबान का हेड बना। इसकी एक आंख रसिया युद्ध में फूट गई थी। अमेरिका ने इसे खूब हथियार दिए, इसे स्ट्रिंगर मिसाइलें दी, जो कि हीट सीकर होती हैं। फाइटर जेट में के इंजन से जो हीट निकलती है, ये उस पर अटैक करती हैं, उसे मतलब सेंसर करती हैं। अमेरिका ने टेररिज्म को काफ़ी ग्लोबलाइज कर दिया था इसी दौरान। फिर जिसके बाद ईरान इराक युद्ध हुआ, जिसमें सऊदी अरब से अमेरिका हमले कर रहा था इराक पे, जिसका ओसामा बिन लादेन ने विरोध किया। अमेरिका ने सऊदी अरब से खूब मुजाहिदीन अफगानिस्तान में भेजे, जिसमें ओसामा बिन लादेन भी था। और उसी समय इराक ईरान युद्ध चल रहा था, जिसमें अमेरिका ने सऊदी अरब से इराक अपने फाइटर जेट भेजे उन्हें मारने के लिए, जिसका ओसामा बिन लादेन ने विरोध किया कि तुम मक्का की पवित्र ज़मीन पर क्या कर रहे हो, तुम इसे गंदा कर रहे हो। पर अमेरिका की कान भी चुप नहीं रहेंगी। इसके बाद वहाँ पे अमेरिका के साथ 9/11 हुआ, जिसके बाद अमेरिका की आंखें खुल गई और अमेरिका को पता चला कि मैंने एक भस्मासुर बना दिया है। जैसा नेहरू ने वेटो पावर चाइना को देके चाइना को एक भस्मासुर बना दिया। जैसे सब जानते हैं कि अमेरिका ने 9/11 का बदला लिया और मुल्ला उमर और ओसामा बिन लादेन को अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में इस्लामाबाद में घुसकर मारा। और अफ़गानिस्तान में 20 साल बाद अमेरिका सेना की वापसी हुई। उसके जाने के बाद तालिबान ने बहुत तेज़ी से कब्जा किया, क्योंकि तालिबान को पता था अगर ये ज़्यादा लंबा चला तो मैं टिक नहीं पाऊंगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान की सेना की जो संख्या है वो 3 लाख है और जो तालिबान है उनकी संख्या की सेना 80,000 है। और अफ़गानिस्तान पर अब जो तालिबान है पर उन्हें सपोर्ट पाकिस्तान का है। जो भी सबसे पहले तालिबान ने क्या काम किया कि जो बॉर्डर के एरिए थे सबसे पहले वो कब्जा है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं बॉर्डर का एरिया कब्जा लूँगा तो अफ़गानिस्तान में मदद आना बंद हो जाएगी। जब अफ़गानिस्तान की एयरफोर्स उन बॉर्डर एरिया को खाली कराने गई तो पाकिस्तान ने उन्हें भगा दिया, क्योंकि पाकिस्तान के पास F-16 थे और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तानी एयरफोर्स के पास विंटेज एयरप्लेन थे।
कि एक तरफ तुम आतंकवादियों को जो मार रहा है उन्हें तुम विंटेज दे रहे हो, और दूसरी तरफ जो आतंकवादियों को पाल रहा है उसे तुम F-16 दे रहे हो। वाह रे अमेरिका। स्टार्टिंग में अमेरिका ने भी अफगानिस्तान की मदद करने से मना कर दिया था। उन्होंने अफगानिस्तान को साफ बोल दिया था, कब तक मेरा दूध पीते रहोगे। मतलब एक बच्चा भी जब तक अपनी माँ का दूध पीता है, जब वो छोटा होता है, बाद में जब वो बड़ा हो जाता है वो खुद आत्मनिर्भर बन जाता है और वो खुद अपनी रक्षा खुद कर सकता है। ऐसे ही अमेरिका अफगानिस्तान को बोलना चाहता था। अभी जैसे कि हमने देखा कि अफगानिस्तान की मदद किसी ने नहीं करी जब तालिबान पर हमला करा, क्योंकि सब ये देखना चाहते थे कि अफगानिस्तान की जो सेना है वो तालिबान का मुकाबला कर सकती है या नहीं कर सकती है। और जैसे कि तालिबान की सेना ने किया भी, उन्होंने कुछ एरिया जो तालिबान ने कब्जा किए थे उनसे छुड़ा लिया अफगानिस्तान की सेना ने। और जिसके बाद अमेरिका ने देखा कि हाँ भाई अब अफगानिस्तान की सेना कुछ कर सकती है, तो उन्होंने एयर सपोर्ट देना चालू कर दिया और अपने B-2 बॉम्बर भेज दिए। ये B-2 बॉम्बर ऐसे हैं कि 1 घंटे में ही पूरा समझ लो एक तरीके से अफगानिस्तान में पूरा ख़त्म कर दें। ये बहुत भारी असला लेके अपने साथ चलते हैं और एक परमाणु बम भी अपने साथ लेके चलते हैं। ये अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर से अफगानिस्तान में तालिबान पे हमले चालू करे तो तालिबान की कमर टूट गई। और अब तो उसके बाद अफ़गानिस्तान की जो सेना थी उन्होंने भी अपना पूरा काम किया। उन्होंने जो अफ़गानिस्तान के इलाके थे जो तालिबान ने कब्जा लिए थे वो भी अब क्या बोलते खाने होने लगे धीरे धीरे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहीं के लोग अब तालिबान से लड़ाई से बोलने की अब तौबा करो इस लड़ाई से, कि वो बहुत लड़ाई देख चुके हैं। वो पहले क्या तालिबान वाले कहते थे उन्हें कि अभी तो ये यूरोप के देश आ रखे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे लोगों से मारते हैं पीटते हैं अब, और अशरफ गनी सरकार इनका साथ देती है। तो कुछ कबीले अब भी तालिबान के साथ थे जिसका तालिबान को पूरा सपोर्ट मिल रहा था, पर अब उनका भी नहीं मिल रहा है। क्योंकि अब वो भी ये कह रहे हैं कि अब तो अमेरिका यहाँ से चला गया तो अब तुम अपने ही लोगों को मार रहे हो, जिसका वहाँ पे तालिबान पे बुरा असर पड़ा कि अब तालिबान धीरे धीरे पीछे हट रहा है। जैसे कि हमने कहा था स्टार्टिंग में कि जैसे धीरे धीरे युद्ध लंबा छिड़ेगा तालिबान पीछे हटता रहेगा, और वैसा ही हुआ। और अब जो कि तालिबान का हेड है जो ट्विटर अकाउंट चलाता है तालिबान का, और वो ये कहता है कि अब अशरफ गनी अगर मान लीजिए इस्तीफ़ा दे देते हैं तो हम सारे रूल मान लेंगे, हम क्या बोलते हैं हथियार डाल देंगे, हम नहीं लड़ाई करेंगे और एक मिलकर जो PM बनाएंगे जो कि दोनों साइड का होगा, जो दोनों पक्षों की बात सुनेगा और समझेगा भी। पर ऐसा हमें लगता नहीं है कि तालिबान करेगा, क्योंकि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। अब तो बस इन्हें पूरी तरह ख़त्म कर देना चाहिए और भारत को भी इसका पूरा सपोर्ट करना चाहिए अमेरिका का, और अमेरिका के साथ ही अपने थोड़े बहुत फाइटर जेट भेज देने चाहिए अफ़गानिस्तान में कि उन पे बॉम्बिंग कर सके जो वहाँ पे जाके। खाली अफ़गानिस्तान को इस समय किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसे खाली बस हल्की फुल्की जो उन्हें एयर सपोर्ट दे सके बस इतना ही ज़रूरत है, जो कि कभी अमेरिका कर रहा है और उसका फ़ायदा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। तो कैसी लगी आपको वीडियो हमारी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अभी हमें आपके प्यार की बहुत आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।